110 या 111, कितने कम्बिनेशन हो गए? इसके कम्बिनेशन कितने हो गए आपके पास? 2, इसके 4, इसके 8, मतलब एक बिट है, एक बिट है तो कम्बिनेशन कितना बन रहा है? 2 की पावर 1। 2 बिट है तो कितना बन रहा है? 2 की पावर 2। 3 बिट है तो कितना बन रहा है? 2 की पावर 3। इसी प्रकार से अगर 4 बिट है तो कितना कम्बिनेशन बनेगा? 2 की पावर 4, तो क्या होता है? 6। नमस्कार सभी को। तो आज हम आईए 2013 का जो प्रश्न पत्र हो चुका है उसका एनालिसिस करने वाले हैं, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप आईए 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जने समझ ही रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको ये पता रहता है कि भाई पहले किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और भविष्य में किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो मैंने आईए 2008 का पेपर, आईए 2011 का पेपर सोल्व करा दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। और आज हम आइए 2013 का प्रश्न पत्र सोल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। देखिए इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, लगभग आपके 200 क्वेश्चन हैं और जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है उनको फटाफट देखने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसका एक एनालिसिस बनाएंगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चन 8 के कंपेयर में, 11 के कंपेयर में अब 13 के अंदर क्वेश्चन आए है ना। चलिए तो जल्दी से मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेयर 4 फायरवॉल डिवाइस जो ट्रांसपोर्ट लेयर तक के सभी प्रोटोकॉल हेडर्स को देख सकती है, निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकती? सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये गेट 2014 या 11 का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट पता नहीं पर ये गेट का क्वेश्चन है। अब आप देख लो आईए एग्जाम के अंदर गेट का क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ ही सकते हो कि अब जो टेक्निकल टीम है वो किस तरह के लेवल के ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन दे देती है। ओके तो देखिए क्वेश्चन क्या है मेनली मैं बता दूं आपको। देखिए अपने पास क्या लेयर्स होती है, देखिए यहाँ पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और अभी जो सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर को मैं एक ही लेयर मान के चल रहा हूँ, एप्लीकेशन लेयर। ओके और ये आप मान लीजिए मैं जो मॉडल ले रहा हूँ वो TCP/IP ले रहा हूँ। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर छोड़िए, डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपके क्या वर्क करता है? मैक एड्रेस, जिससे हम क्या करते हैं किसी डिवाइस की जो लोकेशन का पता करते हैं उसका फिजिकल एड्रेस का पता चलता है। नेटवर्क लेयर, इससे इसके ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? आपके IP। और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या वर्क करता है? आपके TCP प्रोटोकॉल और या क्या बोल सकते हैं UDP। तो हाल फिलहाल हम जो बात करें वो आपके TCP की कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो ये क्या हो गया आपके TCP। और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बाकी जो प्रोटोकॉल है आपके HTTP हो गए, FTP हो गए, SMTP हो गए, POP हो गए, ये सारे प्रोटोकॉल कहाँ वर्क करते हैं? आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लेयर 4 फायरवॉल है। लेयर 4 का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा फायरवॉल जो इस लेयर 4, ये लेयर है ना 1 2 3 4, चौथी लेयर तक काम करता है। मतलब यहाँ से वर्क करेगा और चौथी लेयर तक ही वर्क करेगा। अब वो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता। इनमें से पूछा गया इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकता? क्या सभी ICMP ट्रैफिक को रोकना? क्या सभी ICMP ट्रैफिक को रोक सकता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका ICMP जो प्रोटोकॉल है कौन सी लेयर के अंदर वर्क करता है। जो आपका ICMP प्रोटोकॉल है वो आपकी नेटवर्क लेयर के अंदर वर्क करता है। ध्यान रखना, नेटवर्क लेयर के अंदर वर्क करता है आपका ICMP प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जब भी IP पैकेट आपका ड्रॉप होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके रेस्पॉन्स के अंदर ICMP प्रोटोकॉल जनरेट होता है। खैर डेप्थ वाला कंसेप्ट है, अगर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे और वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए कि क्या ये लेयर 4 फायरवॉल ICMP का प्रोटोकॉल को रोक सकता है? हाँ, ये 4 तक वर्क कर रहा है तो 1 2 3 4 चारों के ऊपर वर्क कर सकता है, तो इसको ब्लॉक करेगा। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। संपूर्ण HTTP ट्रैफिक को शाम 9 से 5 बजे तक रोकना। देखिए ये क्या बोला, HTTP ट्रैफिक। अब यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो HTTP प्रोटोकॉल कहाँ वर्क कर रहा है? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। तो आप क्या सोचोगे कि भाई हाँ एप्लीकेशन लेयर तक है तो लेयर 4 फायरवॉल तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर तक वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये जो सेकेंड वाले ऑप्शन को ये रोक नहीं सकता। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? B हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ देखिए सभी ट्रैफिक को रोक यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये सभी HTTP ट्रैफिक को रोकना। अगर HTTP ट्रैफिक को रोकना है तो उसको पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? पोर्ट की। और HTTP का पोर्ट क्या है? 80। और पोर्ट कौन सी प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करते हैं? ध्यान रखा, लेयर 4 के ऊपर। यानी इसको क्या करना पड़ेगा? पोर्ट नंबर 80 को ब्लॉक करना पड़ेगा। अब बताइए कि ये ब्लॉक कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि फायरवॉल आपका लेयर 4 तक वर्क करना है और पोर्ट भी आपके लेयर 4 तक वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल ट्रू है।
किसी आईपी एड्रेस से ट्रैफिक को नहीं आने देना किंतु उस एड्रेस पर जाने देना, ठीक है। किसी भी आईपी एड्रेस से ट्रैफिक को नहीं आने देना, आउटर वर्ल्ड से किसी ट्रैफिक को नहीं आने देना। तो आईपी एड्रेस कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है? लेयर 3 के ऊपर। तो यह पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए क्वेश्चन को समझिए आप, है ना, प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई कीजिए। मल्टी यूजर सिस्टम में किसी एक यूजर को टीसीपी ट्रैफिक में शाम 9 से 5 बजे तक रोकना। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टीसीपी का नाम लिया। अब आप सोचोगे कि भाई टीसीपी प्रोटोकॉल का नाम लिया, हाँ लिया हुआ है, पर ये बोल रहा है कि जैसे आपका टीसीपी प्रोटोकॉल क्या ओपन करता है, पोर्ट ओपन करता है, और आप इस पर्टिकुलर पोर्ट से क्या करते हो, अगर आपने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, इससे जो भी यूजर कनेक्टेड हो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके ब्लॉक हो जाएंगे। पर क्वेश्चन क्या हुआ, देखिए मल्टी यूजर सिस्टम में किसी एक यूजर को टीसीपी ट्रैफिक में ब्लॉक करना। अगर आपको एक यूजर को ब्लॉक करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हो, और उसकी सर्विसेज को ब्लॉक करने के लिए आपको एप्लीकेशन लेयर को ब्लॉक करना पड़ेगा। मतलब एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल रन करे उनको ब्लॉक करना पड़ेगा। पर चूंकि ये लेयर 4 फायरवॉल है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर तक वर्क करता है, इसलिए आप इसको ब्लॉक नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको ब्लॉक करोगे तो सारे के सारे अदर जो यूजर वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी करेक्ट आंसर है ना, इसका बी आंसर नहीं है, इसका डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन प्रोग्रामर 2013 के अंदर एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन 2 जगह दिया है, आइए 2013 के अंदर भी और प्रोग्रामर 2013 के अंदर भी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कौन सा फ्लेवर काम में लिया जा सकता है जब एक ही आईपी एड्रेस से कई यूजर ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट होंगे? क्या बोल रहा है, एक ही आईपी एड्रेस से कई ग्लोबल यूजर कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं मानता हूँ ये ग्लोबल है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका लोकल नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर है वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन तो दे ही रखा है, इसका यूज तो यही है, पर ये पूछ रहा है कि इसके साथ कौन सा फ्लेवर काम में लिया जाता है, मतलब इसके साथ और किसका यूज लिया जाता है। तो इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, पीएटी का। पीएटी क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या होता है आपका, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। देखिए पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन काम क्या है, यहाँ देखिए यहाँ क्या करता है, सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है, आप बताइए मेरे को। वो क्या करता है, यहाँ पे जो आपके प्राइवेट आईपी है ना, प्राइवेट आईपी को आपके जो स्टैटिक आईपी है जो आपने ले रखा है उसके अंदर मैप करता है और फिर एक्सटर्नल वर्ड से उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी से मैप करता है और एक्सटर्नल वर्ड के अंदर कनेक्ट करता है। कौन करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। पर प्राइवेट आईपी के साथ लेफ्ट साइड के अंदर देखिए लोकल जो भी पीसी आपके कनेक्टेड है उनको पीएटी की सहायता से ये मैप करता है, पीएटी की सहायता से उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है प्राइवेट। तो ये क्या करता है, जिस भी पोर्ट से जो डिवाइस कनेक्टेड है उनका ध्यान रखता है। कौन करता है, पीएटी, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके, बस आपको ध्यान रखना है एनएटी के साथ पीएटी का यूज किया जाता है। एनएटी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है और आपके ये क्या करता है, पीएटी क्या करता है, पोर्ट एड्रेस के थ्रू जो भी आपके प्राइवेट आईपी है उनका डेटा रखता है वो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व कीजिए। अगर वो आप नहीं सोल्व कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपकी जो तैयारी किस दिशा के अंदर चल रही है, ठीक है। और मैं सबसे पहले इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि आप जिन भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो क्या सही दिशा में जा रहे हो नहीं जा रहे हो। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आप चेक कर लोगे आप किस दिशा में जा रहे हो, है ना, क्योंकि ये एनालाइज करने के बाद में मेरा कंटेंट लेके आऊँगा इसके यूट्यूब के ऊपर। यहाँ देखिए टीडीएम में कई संकेतों को एक चैनल पर एक समय स्लॉटेड मोड में भेजा जाता है। कहने का मतलब क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। टीडीएम की फुल फॉर्म क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये आपकी जो टाइमलाइन इसको क्या कर दिया जाता है, स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। ये T1, T2, T3, T4, और ये बोला जाता है कि जो भी आपका चैनल है, जो भी आप डेटा भेजना चाहते हो, T1 के अंदर कोई भेज पाएगा, T2 के अंदर दूसरा भेजेगा, T3 के अंदर तीसरा भेजेगा और T4 के अंदर दूसरा भेजेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसी प्रकार से एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं, किसको, फ्रीक्वेंसी को, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर अलग अलग यूजर को बोलते हैं कि आप आपका डाटा भेजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इन संकेतों को एक चैनल से एक समय स्लॉटेड मोड में भेजा जाता है। जी बिल्कुल ट्रू। एक संकेत कई उपयोगकर्ताओं के लिए भेजा जाता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स। कई संकेत अलग चैनलों पर एक साथ भेजे जाते हैं, फॉल्स। ये कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर है।
ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो मैं हूं आपके लिए। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, मैं बिल्कुल आपके लिए जी जान लगा दूंगा। आपको क्या करना है, मेरे साथ रहना है। देखिए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर भी जिसने मेरी वीडियो सीरीज देखी है 5000 क्वेश्चन की, वहां से काफी क्वेश्चंस आए हैं। ओके, पर क्या करूं, इतना मैं पॉपुलर हूं नहीं, आप सब जने मेरे को जानते नहीं है। अभी भी वो पड़ी हुई है 5000, वहां से आप डीएसए के क्वेश्चन देखिए, वहां पे आप डीबीएमएस के क्वेश्चन देखिए, वहां पे आप कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन देखिए, वहां पे आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखिए। आपको वहां से कंटेंट मिलेगा जो आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। वेयर वाज आई थिंक स्कीप क्या हो गया। ओके देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन। देखिए ये सारे के सारे आपके रटने वाली चीजें हैं, कहाँ कौन सा कंप्यूटर किस जगह लगा, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो इसका आंसर क्या है, इंडिया ISI कैलिकट 1955। जो ऐसे रटने वाली चीजें ना उनको फटाफट स्किप कर रहा हूँ, जहां पर मुझे लगता है आपको समझाने की जरूरत है उसको हम फिर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ रहे हैं ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका पार्ट है, पब्लिशर का, ऑफिस का, एक्सेस का और माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। क्या आंसर हो जाएगा, ऑफिस का। रेम कैन स्टोर ओनली डेटा, ओनली प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड डेटा ओनली। ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों रहेगा तभी तो काम होगा ना भाई, फिर वो CPU क्या काम करेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, सफारी, ओपेरा, फॉक्स प्रो और मोजिला। क्या नहीं है, फॉक्स प्रो। ये क्या लग गया, आंसर क्या है इसका, फॉक्स प्रो। देखिए फॉक्स प्रो क्या है, एक तरह का डेटाबेस को हैंडल करने का सिस्टम है। इसके अंदर थोड़ा डेटाबेस आपके RDBMS के थ्रू मैनेज किया जाता है ना। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, एग्जीक्यूट, पेरिफेरल, क्लिप आर्ट और हाईलाइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के थ्रू हम ऐड करते हैं सारी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट सुटेड फॉर बैंक चेक्स। अब बैंक चेक्स के लिए कौन सी टेक्निक, OCR, OMR, बारकोड रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यहाँ पे जो कोड होता है वो इंक से लिखा होता है, मैग्नेटिक इंक से। तो MICR से आप जब भी स्कैन करोगे तो उसको आराम से वो स्कैन कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए 58, अ बूट स्ट्रैप इज अ डिवाइस टू सपोर्ट द कंप्यूटर, डिवाइस नहीं होती। एंड एरर करेक्शन टेक्निक्स नहीं। अ मेमोरी डिवाइस नहीं। अ स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। बूट स्ट्रैप का काम क्या है, कंप्यूटर को जब शुरुआत के अंदर स्टार्ट होता है तो भाई कोई ना कोई तो ऐसा सॉफ्टवेयर होगा ना एम्बेड कंप्यूटर के अंदर, जो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर लोड करेगा। तो वो कौन करता है, आपका बूट स्ट्रैप लोडर करता है। कौन करता है, बूट स्ट्रैप लोडर। वो बोलता है कि भाई उठो ऑपरेटिंग वैसा आप जगो, अब आपके काम करने का टाइम आ गया है। तो ऑपरेटिंग साहब को जगाने के लिए भी एक अलग से एक मतलब रखा हुआ है आदमी कि भाई तू आके ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के, और जो कोचिंग का जो मेन है जहाँ पे केबिन है वहाँ पे बिठाएगा, और फिर ताकि स्टूडेंट आएंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम वो सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग से पियोन रखा हुआ है। वो कौन है, आपका बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट अगर आप समझोगे तो क्वेश्चन आपके नहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना। ईमेल यू रिसीव अपीयर इन इनबॉक्स, सेंट मेल, मैसेज और कॉन्टैक्ट। ईमेल किसके अंदर आते हैं, आपके इनबॉक्स के अंदर आते हैं। वोट, मुझे नहीं लगता है इसके अंदर कुछ समझाने की आपको जरूरत है ना। वोट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, कितनी बार क्वेश्चन आ गया, सेल। विच व्यू इन PowerPoint 2007 कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए ना, ध्यान रखना, अभी ऑफिस 2007 के पूछे गए। किसके पूछे, 2007, और पेपर कौन सा है, 2013। तो ध्यान रखना अभी 2023 के अंदर आपके मोस्ट प्रोबेबली 2019 के क्वेश्चन आने वाले, ऑफिस 2019 के। ओके देखिए यहाँ पे विच व्यू इन PowerPoint 2007 कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट्स। तो नॉर्मल ओनली, नोट्स पेज व्यू ओनली, नॉर्मल एंड स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल एंड नोट पेज व्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट व्यू। इनमें डॉक्यूमेंट व्यू कौन सा है, तो ये सारी चीजें आपकी याद करने की चीजें है ना, आपको याद होनी चाहिए। प्रिंट लेआउट व्यू, नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, वर्क व्यू। तो वर्क व्यू आपके नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए वो, और अगर आपने अभी तैयारी कर ली है, आपने कोचिंग पढ़ ली है, तो आपके ये क्वेश्चन निकलने चाहिए, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय अ एक्सेल वर्क स्पेस, ग्रुप ऑफ रोज, ग्रुप ऑफ वर्कशीट, ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स और ग्रुप ऑफ कॉलम्स। तो अगर आपको एक्सेल वर्क स्पेस की बात कर रहा है, इसका मतलब ग्रुप ऑफ क्या है, वर्कबुक्स, ध्यान रखना, है ना। और अगर आपकी बात करें ग्रुप ऑफ वर्कशीट, तो क्या हो जाएगा, आपके वर्कबुक हो जाएगी, है ना। और ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम क्या हो जाएगा, आपकी वर्कशीट हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए।
देखिए वर्क स्पेस, उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी वर्कबुक, उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी वर्कशीट, और ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा आपके रो और कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट देखिए अरिथमेटिक कैलकुलेशन आर डन बाय, अरिथमेटिक कैलकुलेशन कौन करता है, एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज यूज बाय नेटवर्क, नेटवर्क द्वारा कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज किया जाता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो फाइल को नेटवर्क के ऊपर भेजने के लिए काम में आता है ना। गोफर, गोफर क्या होता है पहली बात तो देखिए एक कमांड होता है पिंग, पिंग की फुल फॉर्म क्या होता है, पैकेट इन गोफर, मतलब अंधेरे के अंदर ढूंढना। तो हम पिंग करते हैं ना भाई, जैसे हम कोई नेटवर्क हमसे कनेक्टेड है या नहीं, यार पास वाला कंप्यूटर हमसे कनेक्टेड है नहीं है, तो हम उसकी आईपी डाल के पिंग करते हैं, पिंग करते हैं। तो फिर वो क्या करता है, अगर पिंग हो गया तो अब क्या बोलते हैं पिंगिंग हो रहा है, नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं हुआ, मतलब अगर पिंग हो गया इसका मतलब डेटा वहाँ चला गया है पास वाले कंप्यूटर के पास और वापस आ चुका है। और अगर पिंग नहीं हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दोनों कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। आपके सिक्योरिटी के लिए पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फायरवॉल। और फायरवॉल के बारे में हमने प्रीवियस जो पेपर मैंने सोल्व कराया था 2011 के अंदर, हमने वहाँ पे भी थोड़ा डिस्कशन किया था। RJ45 UTP केबल है, तो देखिए एक आपके केबल से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ये मैं देख रहा हूँ पैटर्न का। तो 2 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 3 पेयर, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 4 पेयर। कर पा रहे हैं ना आप क्वेश्चन। हाउ मेनी OSI लेयर आर कवर्ड इन X.25, तो देखिए X.25 के अंदर कितनी OSI लेयर कवर होती है, तो सबसे पहले OSI लेयर कितनी होती है 7, कौन कौन सी, फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर क्या हो जाएगी आपकी सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और आपकी क्या हो गई एप्लीकेशन लेयर। और मैंने इसको याद करने का तरीका भी बता रहा है आपको, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना, जैसे भी आप याद करो। तो ये लास्ट की जो 3 लेयर है ना वो आपकी आती है X.25 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो देखिए X.25 से भी क्वेश्चन पूछा गया, ये टाइप ऑफ मॉडल है ना, जैसे ISO OSI मॉडल है, TCP IP मॉडल है, उसी प्रकार X.25 भी मॉडल है, ATM भी मॉडल है। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, डेटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना, मतलब एक रेंडमली डेटा हुआ है जैसे 4 2 1 5 6, इसको लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया, या तो छोटे से बड़े के अंदर जमाना या बड़े से छोटे के अंदर जमाना। तो उसमें हम क्या बोलेंगे सॉर्टिंग, क्या बोलेंगे सॉर्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ये DSA का क्वेश्चन है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। लेफ्ट साइड में मैंने सब्जेक्ट लिख रखी है तो आपको ध्यान रखना है ना। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस, तो अब ये IPv4 एड्रेस इसकी आपको क्लास बतानी है। तो क्लास बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रेंज। तो क्लास A की रेंज कहाँ से कहाँ तक है बताइए, 0 से 127 है सर। B की कहाँ से कहाँ तक है, 128 से 191 है सर। C की कहाँ से कहाँ तक है, 192 से 223 तक है सर। D की कहाँ से कहाँ तक है, 224 से 239 तक है सर। E की कहाँ से कहाँ तक है, 240 से 255 है। वाह वेरी गुड, ठीक है बता दीजिए आंसर। 229 किसके बीच में आता है, यहाँ पे देखें तो D के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो गया, D आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। बार बार पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। देखिए सभी जने भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी फाउंड इन कस्टम एनिमेशन इन MS PowerPoint 2007, तो इनमें से कौन सी कैटेगरी मिलती है, डिज़ाइन टेम्पलेट, ट्रांजिशन, एंट्रांस और मास्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एंट्रांस। व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कॉल्ड, देखिए नेटवर्क के अंदर जो हम कंप्यूटर को एड्रेस अलोकेट करते हैं ना, जैसे हम मैसेज भेज रहे हैं किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, तो ये मैसेज, ये हो गया आपका सोर्स एड्रेस और ये हो गया आपका डेस्टिनेशन एड्रेस। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं IP, क्या रखते हैं IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या हो गया इसका आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस। सिस्टम एड्रेस नहीं, प्रोसेस ID नहीं, sys ID नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर सेव एज, तो सेव एज की शॉर्टकट की क्या है बताइए आप मेरे को। F1 F10, F1 से क्या है हेल्प, F5 से क्या हो जाएगा आपका रिफ्रेश, F10 से क्या हो जाएगा आपके पास, F10 से क्या होता है देख लेना आप, और F12 से क्या हो जाएगा आपके सेव एज, है ना। ठीक है, इन विच मेनू डू यू फाइंड द ऑप्शन टू रैप टेक्स्ट इन अ सेल ऑफ MS Excel 2007, क्या मतलब है,
मतलब आपके पास ये 2 सेल है और आप इसको रेप करना है। रेप करना है मतलब इन दोनों का आपके क्या करना है, सॉरी रेप करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे आप अक्षर लिख रहे हो ABCDE और वो क्या चला जा रहा है, नेक्स्ट कॉलम में जा रहा हो, हाइड हो रहा। अगर आप चाहते हो कि ये आपके जस्ट इस लाइन के नीचे आए तो आप क्या ऑप्शन यूज करोगे, रेप। और वो कहाँ पे मिलता है आपको, होम के अंदर। जो रेप टेब है वो कहाँ मिलती है आपके, होम टेब के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए आराम से क्वेश्चन कीजिए, ओके। और क्वेश्चन करने चाहिए, इन क्वेश्चंस को करने से आपको नुकसान नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप आपके साथ धोखा कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, इसलिए मैं एक साथ आपके लिए लेके आया हूँ। द नेम बिफोर इट इन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड। तो देखिए ईमेल एड्रेस की बात कर रहा है, जैसे ईमेल एड्रेस है abc@xyz.com, इस नेम की बात कर रहा था। इस नेम को क्या बोलते हैं, आपकी यूज़र आईडी। क्या बोलते हैं इसको हम, यूज़र आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूज़र आईडी। ओके ठीक है। और डोमेन नेम कौन सा हो गया, ये हो गया आपका डोमेन नेम। इसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन नेम। ये क्या हो गया आपके टॉप लेवल डोमेन नेम। क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन नेम। ओके। जब भी DNS सर्वर, DNS जो सिस्टम आपके यूज होता है ना, डोमेन नेम सिस्टम, वो क्या करता है, सबसे पहले आपके टॉप लेवल डोमेन को रिजोल्व करता है, उसके बाद आपके डोमेन नेम को रिजोल्व करता है, और उसके बाद आपकी जो भी वेबसाइट है उसको फाइंड आउट करता है और उसके IP एड्रेस को आपके ISP को प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पे, विच मेनू कीप्स द गोल सी कमांड इन MS Excel 2007। इनमें से कौन सा मेनू है जो आपके गोल सी कमांड को होल्ड करता है, होम, इंसर्ट, फॉर्मूला और D। तो इसका आंसर के D। क्यों, जो आपके गोल सी कमांड है, देखिए उसका पाथ डेटा टेब के बाद अंदर जाना पड़ेगा आपको, उसके बाद डेटा टूल्स, डेटा टूल्स के बाद आप वोट इफ एनालिसिस, वोट इफ एनालिसिस के अंदर जाना है आपको, और उसके अंदर आपको मिलेगा आपके गोल सीक कमांड। ये क्या करता है, जो भी आप ट्रैवर्स करते हैं ना उसको ट्रैक करता है ना, गोल सीक कमांड। नेक्स्ट देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम टू रन एट सेम टाइम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में मल्टीपल प्रोग्राम अलाउ करता हो। बेच प्रोसेसिंग करता है क्या, नहीं करता है भाई। बेच प्रोसेसिंग एक बार में एक ही प्रोग्राम आपके रन करने के लिए अलाउ करता है। मल्टी थ्रेडिंग, भाई मल्टी थ्रेडिंग के अंदर प्रोग्राम तो एक ही रहता है पर उसके बहुत सारे क्या रहते हैं, आपके थ्रेड रहते हैं, तो उसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। मल्टीटास्किंग, हाँ, टास्क का मतलब प्रोग्राम ही होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम आपके जो सिस्टम के अंदर रन करते हैं, एक से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए, विच कंपनी डेवलप्ड द क्विक टाइम फॉर्मेट। कौन सी कंपनी जिसने क्विक टाइम फॉर्मेट डेवलप किया है। तो याद रखने वाली चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सन माइक्रोसिस और IBM। तो इसका आंसर क्या है, एप्पल। द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अ नंबर ऑफ स्टेशन इज नोन एज। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई एक स्टेशन है और यहाँ पे कोई एक स्टेशन है। अगर ये A स्टेशन भी एक ही स्टेशन को डेटा भेज रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट। क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट, एक को मैसेज करना। पर अगर ये A स्टेशन है और अदर नेटवर्क के अंदर यहाँ पे आपके बहुत सारे स्टेशन है और वो इन सभी को डेटा भेज रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट भी आपके दो तरह के होते हैं, एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग, ये जो मैंने एग्जांपल बताया किसका बताया आपको, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग का बताया। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या होगा, ये जिस नेटवर्क के अंदर है उन्हीं सारे नेटवर्क के अंदर जो भी इसके होस्ट कनेक्टेड है उन सभी को अगर ये पैकेट फॉरवर्ड करता है या मैसेज भेजता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। उसे क्या बोलते हैं हम, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस, क्योंकि वो लिमिटेड दायरे के अंदर ही उस पैकेट को फॉरवर्ड कर पा रहा है खुद के नेटवर्क के अंदर, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। अगर वो दूसरे किसी नेटवर्क के अंदर भेज रहा है सभी को, सारे होस्ट को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। ठीक है, दोनों चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग और डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम रेंज ऑफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपके, ब्रॉडकास्ट। द मैक्सिमम रेंज ऑफ जूमिंग स्क्रीन इन MS Word 2000। तो MS Word 2007 के अंदर कितनी % हम स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये है 500%। क्या है ये, 500%। आंसर क्या हो गया इसका, D आंसर हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
अ प्रोटोकॉल यूज टू कंट्रोल द सिक्योर सेंडिंग ऑफ डेटा ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट के ऊपर डेटा को सिक्योरली सेंड कर सके उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें? TCP/IP, इसका काम है डेटा को भेजना। HTTPS, यस, क्या हो जाएगा? HTTPS, यहाँ पे S क्या है? सिक्योर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और देख ही सकते हैं आप। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। SMTP का काम क्या है? मैसेज भेजना। क्या? मेल से रिलेटेड। किससे? मेल से रिलेटेड। हाँ, HTTP जस्ट सिक्योर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल सिग्नेचर कैन नॉट प्रोवाइड। डिजिटल सिग्नेचर क्या प्रोवाइड नहीं करता है? ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुडिएशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे कोई लेटर है और ए यूजर ने उस लेटर को साइन करके बी लेटर को दिया है और डिजिटल सिग्नेचर मतलब डिजिटली साइन किया है ना, एनक्रिप्टेड के अंदर, तो इस बात की एश्योरिटी है कि ये लेटर ए से बी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है? हाँ करता है, कि ये बताएगा कि जो ए जो लेटर है ना, जो बी के पास जो लेटर आया वो किसके थ्रू आया? ए के थ्रू आया। वो ऑथेंटिकेट करेगा भाई हाँ बी भाई साहब आपके लिए ए ने लेटर भेजा। नॉन रेपुटेशन मतलब डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि भाई ए लेटर भेज रहा है बी को, इसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है कि भाई बीच में कोई बैठा है उस लेटर को नहीं पढ़ सकता। इसकी गारंटी आपके डिजिटल सिग्नेचर नहीं लेता है, वो सिर्फ इसकी गारंटी लेता है कि भाई जो पत्र भेजा है ए ने वो बी के पास ही पहुंचेगा, इसकी गारंटी लेता है। इंटीग्रिटी की भी गारंटी लेता है कि भाई इन्होंने कहा कि भाई 1+2 = 3 होते हैं, तो इनके पास जो लेटर पहुंचेगा ना उसके अंदर भी 1, 2 = 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये हटके 4 हो जाएगा। तो इंटीग्रिटी हमेशा क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट देखिए, इन MS PowerPoint टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन। करंट प्रेजेंटेशन के अंदर नई स्लाइड ऐड करनी है, वी कैन चूज Ctrl+M। यस, M से हम क्या करते हैं, अगर आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स है और उसके अंदर अगर हमें नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो हम किसका यूज करते हैं? Ctrl+M का। Ctrl+O से ओपन हो जाएगी, Ctrl+F फाइंड के लिए यूज करते हैं, और Ctrl+N से आपकी न्यू PPT ओपन होती है। क्या होती है? न्यू PPT, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। मेरे ख्याल से आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चन को आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप संसरी आंखों से ज़रूर निकालिए, फास्ट स्पीड में करिए, कैसे भी करिए, पर इन क्वेश्चन को आप ज़रूर करना। इन पावरपॉइंट इलिप्स मोशन इज प्री डिफाइंड इन। एक इलिप्स मोशन है पावर पॉइंट के अंदर, किस में करेंगे भाई? मोशन से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है एनिमेशन वाली चीज़ के अंदर आएगी। कलर स्कीम नहीं, डिज़ाइन टेम्पलेट नहीं, एनिमेशन स्कीम। What will be the decimal equivalent of the binary number given in base 2? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बताइए आप मेरे को। यहाँ पे लिख लो, बेस लिख लो इन सभी के। मैं एक बार में लिख लेता हूँ 111.101. इसका बेस क्या है? 1, इसका क्या है? 2, 4, 8, 16 और क्या हो गया आपके पास? 32। तो इसको अगर आप सम करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4 माइनस करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा निकल के? 59। ओके, जिसके अंदर इसको काउंट मत करना है क्योंकि इसकी डिजिट क्या है? ऑफ। इसका क्या हो जाएगा बेस? 0.50। इसका क्या हो जाएगा? ये तो ऑफ है तो इसको रहने दो। 0.25। इसका क्या हो जाएगा? 0.125। जब आप ऐड करोगे इन दोनों को आपके पास मिलेगा 0.625। आंसर क्या हो गया? बी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। Which protocol does DHCP use at transport layer? Dynamic Host Configuration Protocol ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है? पहले बताइए, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? TCP होता है, UDP होता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है और वहां पे सेम क्वेश्चन है कि TCP का यूज करता है, DHCP का, UDP का। तो ध्यान रखना किसका यूज करता है? UDP का, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करता है ये। IP नहीं, TCP नहीं, ARP नहीं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ डिजिटल सिग्नेचर इज स्कैन्ड सिग्नेचर, हैंड रिटन सिग्नेचर, एनक्रिप्टिंग सिग्नेचर और सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल जो सिग्नेचर है आपका किस तरह का सिग्नेचर है ये पूछ रहा है। बताइए, स्कैन्ड है क्या? नहीं। हैंड रिटन है? नहीं। सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म? नहीं।
एनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको क्या किया जाता है, आपके जो भी सिग्नेचर है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, डेटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू एक्यूरेसी ऑफ डेटा, सिक्योरिटी ऑफ डेटा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, नॉन डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। नहीं, नॉन डुप्लीकेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन नहीं, सिक्योरिटी नहीं। आंसर क्या हो गया आपका, एक्यूरेसी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आया ना आपके नेटवर्क सिक्योरिटी से आया, मैंने ये भी लिखा है, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपके नेटवर्क सिक्योरिटी से ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। आस्की की फुल फॉर्म देखिए, आस्की की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो देखिए आपको जो इनकी फुल फॉर्म्स है ना अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि फुल फॉर्म्स के अंदर एक घुमाते रहते हैं, बीच में थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करेंगे, मीनिंग चेंज करेंगे, और आप वहाँ पे अगर ध्यान नहीं रखा तो गलत टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS PowerPoint 2007 टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, पहले से बना हुआ अगर प्रेजेंटेशन है उसको अगर आपको ओपन करना है तो क्या करोगे आप, Ctrl+N, इससे तो नहीं हो जाएगा, Ctrl+A, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, Ctrl+O, यस। अगर आपको पहले वाला प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, Ctrl+O, O मीन्स ओपन। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपके O करेक्ट आंसर हो गया है। अब देखिए गीगो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, स्टैंड्स फॉर गार्बेज इनपुट, गार्बेज आउटपुट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, इसका क्या काम है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स अ पिक्चर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, अगर आपकी कोई पिक्चर दी हुई है यहाँ पे देखिए, और अगर आपको इसको बड़ा करना है ना, यहाँ पे इस तरीके से बड़ी बनानी है, तो क्या करोगे, रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, लॉक एस्पेक्ट रेशियो, रोटेशन। ठीक है, अगर आपको पिक्चर जूम आउट करनी है ना तो आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल जो आपकी पिक्चर साइज है उसके कोरस्पॉन्डिंग के अंदर आप उसको क्या करोगे, एनलार्ज करोगे। तो ये जो क्वेश्चन था खैर आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ NNTP। ठीक है, NNTP की फुल फॉर्म क्या है, न्यूज़ नेटवर्क ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, न्यूज़ नेटवर्क ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो इसका जो पोर्ट नंबर है वो कौन सा, आपके 119। तो देखिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दिया है, ऑर्डिनरी जो आपके पोर्ट नंबर पूछे जाते हैं SMTP, FTP, ICMP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उन HTTP, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा है, अलग पूछा है NNTP, है ना। तो इंटरनेट यूजेस विच प्रोटोकॉल, इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं बता दीजिए, ये तो है ना, किसका यूज़ करता है, TCP/IP, CSM है, S.25 और नन ऑफ दिस। किसका यूज़ करता है, TCP/IP का। विच मेनू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडोज इनटू 2 पार्ट्स। तो देखिए फिर से ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, इन सभी को तो आपको याद करने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे और जितना ज़्यादा आप रिविजन करोगे तो ये याद होते रहेंगे ना। रिव्यू, विंडो स्प्लिट, पेज लेआउट स्प्लिट, रिव्यू स्प्लिट, व्यू स्प्लिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके D करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS Excel अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज अ लेबल वैल्यू इफ, एक न्यूमेरिक वैल्यू जो किस तरीके से काउंट हो जाएगी, लेबल वैल्यू 1 2 3 4, ये क्या है अभी न्यूमेरिक वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं आगे वाली साइड क्या लगा देता हूँ, आपके एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे अगर मैंने एपोस्ट्रोफी इस तरीके से लगा दिया, अब ये किस तरह की वैल्यू हो गई आपकी, लेबल वैल्यू। किस तरह की हो गई, लेबल वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो गया, C। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस, किसके बारे में पूछा है, IPv6 का जो एड्रेस है उसकी साइज क्या है, 32 बिट, 64, 128, 128 बाइट्स। क्या है इसका आंसर, 128 बिट्स। ध्यान रखना कई बार बाइट्स में भी दिया होता है ना। और 32 बिट किसकी है, IPv4। ओके, तो बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। देखिए अपने खुद के साथ बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। अगर आप आज नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए और वहाँ पे आप नहीं कर पाए उस दिन। तो जब कल के, ऐसा नहीं सोचना है कल करूँगा, कल कभी नहीं आता है, जो है वो आज ही करना है आपको। माउस इज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और नन ऑफ द अबव। तो माउस क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, जो
जो कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर था, ढांचा था, जो सबसे पहले किसने डिजाइन किया था? ब्लेस पास्कल, गार्डन मूरे, चार्ल्स बेबेज और जॉन वॉन न्यूमैन। कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। आर्किटेक्चर जहाँ भी शब्द आ जाए ना वहाँ पे समझना जॉन वॉन न्यूमैन ही है। और चार्ल्स बेबेज कौन थे? फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो बस इसको क्या कीजिए, आप 4 टुकड़ों में बांट दीजिए। ये चार हमेशा कैसे करना है पार्टीशन? ले आपके राइट साइड से, राइट टू लेफ्ट चलना है। और ये 1 है तो आगे 3 जीरो लगा दो, तो ये क्या हो जाएंगे? 1 1 1 1 मतलब 15 मतलब F, 1 0 1 0 मतलब 10। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? A, और ये क्या हो गया? 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1AF। ठीक है, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल है ना हमारे पास कहाँ से कहाँ तक रेंज है? 0 से 9 तक, और उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इनको हमने क्या दे रखे हैं? अल्फ़ाबेट्स ABCDE और F। ठीक है, हेक्साडेसिमल के अंदर कितने डिजिट होते हैं? 16 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, HTML एंड XML आर मार्कअप लैंग्वेजेस ऑफ। तो आपकी जो HTML और XML मार्कअप लैंग्वेज किसकी है? स्पेशली डेवलप्ड फॉर द वेब, इंडिपेंडेंट ऑफ HTML, आर वर्जन्स ऑफ HTML, आर बेस्ड ऑन HTML। देखिए, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो है ना किसके ऊपर बेस्ड है? HTML के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोडेम मोडेम क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, CPU या क्या है? ध्यान रखना, मोडेम आपका क्या है? हार्डवेयर है। और मोडेम की फुल फॉर्म क्या है बताइए आप मेरे को? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करती है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट? टेबल्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, रिलेशनशिप। इनमें से डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है? टेबल तो है ही भाई, डेटाबेस के अंदर करते हैं क्या हम? टेबल ही तो बनाते हैं। रिपोर्ट्स तो निकालते ही है ना। क्वेरीज यस। रिलेशनशिप कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे आपने 2 टेबल बनाई है तो उसके बीच में हाँ रिलेशनशिप होता है। कीज हम डिफाइन करते हैं, प्राइमरी की करते हैं, फॉरेन की करते हैं, है ना। रेफरेंस, इसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। रिलेशनशिप होती है पर वो किसी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो दिखता नहीं है। ओके। इन ऑफिस XP रूलर फॉर टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन अवेलेबल इन विच मेनू? रूलर बार कहाँ पे होता है? व्यू के अंदर होता है। तो ये सारी याद करने वाली चीजें हैं, है ना। तो देखिए, अगर आपको आईए एग्जाम क्लियर करना है तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मैं आपके लिए तैयार हूँ मेहनत करने के लिए। तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है ना। मैं भी जैसे जैसे टाइम मिल रहा है अब मैंने चालू कर दिया है आपके लिए कंटेंट पुश करना। एक जो पहले वाला डेटा है वो एक बार पुश हो जाए, मतलब अपलोड हो जाए यूट्यूब के ऊपर, एक बार आप गो थ्रू हो जाओ कि भाई हाँ ये चीज़ें तो हमें आनी चाहिए थी या हमें करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं हमसे स्किप हुई है, वो आप कर लो। फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे और फिर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो मैं आपके रेगुलर बेसिस के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता रहूँगा। और बाकी जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट ऑफ एक्सेल 2007। तो 2007 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है? तो देखिए, रो की बात करें तो वो है आपके 10,48,576। 10,48,576 है ना। और कॉलम कितने हैं? 16,384। 16,384। तो 2,048 नहीं, 256 नहीं, 1,024 नहीं। आंसर क्या हो गया इसका? नन ऑफ दिस। तो ये बिल्कुल स्टैटिक डाटा है, आपको याद रखना है। अभी 2007 के बारे में पूछा है, आपको 2013 के बारे में भी पता होना चाहिए, 16 के भी बारे में पता होना चाहिए, 19 के भी बारे में पता होना चाहिए ना। आइकन यूज टू चेंज स्क्रीन सेवर इन कंट्रोल पैनल। अगर आपके कंट्रोल पैनल के अंदर आपको अगर स्क्रीन सेवर चेंज करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सिस्टम सेटिंग नहीं, रीजनल सेटिंग नहीं होती है, एड प्रोग्राम नहीं, डिस्प्ले। ऑब्वियस बात है, डिस्प्ले से संबंधित कोई चीज हम चेंज करें तो वो डिस्प्ले वाली टेप के अंदर आपके मिलेगी। हेडर एंड फुटर ऑप्शंस इन MS Word 2007 इज प्रेजेंट इन विच मेनू? होम,
फॉर्मूला व्यू और नन ऑफ दिस। देखिए हेडर एंड फुटर आपको कहाँ मिलेगा, आपके इंसर्ट के अंदर मिलेगा, ध्यान रखना। इंसर्ट करा रहे हैं ना हम पेज के अंदर, तो कहाँ मिलेगा, आपके इंसर्ट के अंदर मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका डी। देखिए इस पेपर के अंदर एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो तो इसके अंदर नन ऑफ दिस ऑप्शंस भी इसके अंदर है। मतलब बाकी तो क्या होता है, नन ऑफ दिस कम देखने को मिलते हो या कम ही आंसर होते हैं, पर यहाँ देखिए कम से कम 3 4 5 तो भी हमने टिक कर दिए जिसके अंदर आपके आंसर क्या थे, नन ऑफ दिस। इसका मतलब अगर आपको पूरा उस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप 100% गलत उत्तर लगा के आओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग और ग्रामर के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, F1 हेल्प के लिए है, F5 रिफ्रेश, F12 सेवेज, F7 सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू असेंबली लैंग्वेज। ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व कराया था वहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन था, तो वहाँ पे भी मैंने इसको बताया है डिटेल के अंदर। इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर और लोडर। क्या हो जाएगा आपका असेंबलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, इंटरप्रेटर 1 बाय 1 लाइन को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, जबकि कंपाइलर बंच ऑफ लाइंस, एक लाइंस का जो बॉक्स है जितने भी है उन सभी को एक साथ कंपाइल करता है, ध्यान रखना। फुल फॉर्म ऑफ MPEG। MPEG की फुल फॉर्म क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये भी याद करने वाली चीज है, ये कभी चेंज होगी नहीं, तो ये सारे आपके स्टैटिक डेटा है। इन विच मैनर कैन वी अरेंज आइकन्स इन MS एक्सप्लोरर। MS एक्सप्लोरर के अंदर हम आइकन किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बाय नेम, बाय साइज, बाय टाइप, ऑल, सभी तरीके से। CPU स्टैंड्स फॉर, देखिए बिल्कुल सिंपल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो डायरेक्ट लगा रहा हूँ। F1 की अभी बता दिया, हेल्प के लिए यूज होती है। विच ऑब्जेक्ट आर यूज टू क्रिएट अ फॉर्म इन MS एक्सेस। अगर आपको MS एक्सेस के अंदर फॉर्म क्रिएट करना है तो कौन सा ऑब्जेक्ट करता है, क्वेरी एंड रिपोर्ट्स, टेबल एंड रिपोर्ट्स, टेबल एंड क्वेरीज और टेबल्स ओनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टेबल और क्वेरीज। ठीक है, तो डिटेल के अंदर पढ़ोगे तो चीजें आपको आनी चाहिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाइल्ड कार्ड्स, इनमें से कौन सा है, देखिए ऑप्शन ये है, ये है, ये है, ऑल ऑफ दीज या एंड सी। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका डिलीट हुआ होगा क्योंकि इसके अंदर 2 आंसर है, ए और सी, दोनों ही आपके किस में आते हैं, वाइल्ड कार्ड्स के अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज RDBMS, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो इसका आंसर क्या है आपके RDBMS। क्यों, क्योंकि एक्सेस के अंदर तो हम सारी चीजें करते हैं, रिलेशनल के अंदर करते हैं ना रिलेशन, और रिलेशन का मतलब क्या है, टेबल। विच पीस ऑफ हार्डवेयर प्रोटेक्ट्स द रिसोर्स ऑफ अ प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम यूजर ऑफ अदर नेटवर्क। तो देखिए क्या कह रहा है ये, अगर आपका खुद का एक नेटवर्क है और आप आउटर वर्ल्ड से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके नेटवर्क यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको फायरवॉल का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, फायरवॉल को। अगर आप आपके सिस्टम को बचाना चाहते हो ताकि अनऑथोराइज जो यूज़र है, जो हैकर्स है, वो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट ना कर सके, तो आपको कहीं ना कहीं फायरवॉल का यूज़ करना पड़ेगा। राउटर, फायरवॉल, कैश सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर। क्या आंसर हो जाएगा, फायरवॉल। मोडेम वर्ड इज मेड ऑफ, देखिए मॉड्यूलेशन, रफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, डिफिनेशन, नन ऑफ द। आंसर क्या है इसका, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों भाई, मोडेम की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, क्या है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ध्यान रखना है ना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, a file which contains ready-made styles that can be used for a presentation। ठीक है, प्रेजेंटेशन के अंदर यूज करते हैं जो पहले से बनी बनाई है, उन चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली बात उन सबको टेम्पलेट्स ही तो बोलते हैं ना, खाली जो चीजें होती है जो पहले से बना बनाया हलवा होता है, टेम्पलेट। व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास C। तो सबसे पहले बताइए क्लास A का डिफॉल्ट क्या है, मेरे को 255.0.0.0। क्लास B का क्या है, 255.255.0.0। क्लास C का क्या है, 255.255.255.0। आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स मे बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास 1 बिट है तो आप कितने नंबर बना सकते हैं, 0 या 1, 2।
अगर आपके पास 2 बिट है तो कितने कम्बिनेशन बना सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। आपके पास 3 बिट है, कितने कम्बिनेशन बना सकते हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 या 1 0 0 1 0 1 1 1 0 या 1 1 1। कितने कम्बिनेशन हो गए? इसके कम्बिनेशन कितने हो गए आपके पास? 2, इसके 4, इसके 8। मतलब एक बिट है तो कम्बिनेशन कितना बन रहा है? 2 की पावर 1। 2 बिट है तो कितना बन रहा है? 2 की पावर 2। 3 बिट है तो कितना बन रहा है? 2 की पावर 3। इसी प्रकार से अगर 4 बिट है तो कितना कम्बिनेशन बनेगा? 2 की पावर 4। तो क्या होता है? 16। इसका आंसर क्या हो गया आपके पास? 16। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपके पास? 16 आंसर हो गया है।